मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज अरशद शरीफ की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अज खुद नोटिस के ऊपर समाअत का आज दूसरा दिन था। एफआईआर के मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कल चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था कि रात तक एफआईआर दर्ज करके कल उसकी रिपोर्ट हमें जमा करवाई जाए, तो रात को पुलिस ने अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत के बगैर, हत्ता कि वो बुजुर्ग खातून अम्मा जी चाहती थी कि मेरी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उनकी मुद्दत के बगैर अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था इस्लामाबाद के थाना रमना के अंदर। तो आज उसकी कॉपी जो है वो पुलिस ने अदालत के अंदर रात को बल्कि जमा करवाई, और जेआईटी की रिपोर्ट भी इस आज चीफ जस्टिस ने कहा कि रात तकरीबन 1-1:30 बजे के राउंड अबाउट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई, तो अरशद शरीफ की जो वालदा माजिदा हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर व्हील चेयर के ऊपर अपने बेटे के इंसाफ के लिए पहुंची, जो कि इस मुल्क के लिए मतलब कि एक शर्म शर्म का मकाम था कि एक शहीद की वालदा बूढ़ी खातून आज 43 रोज बाद अदालत के दरवाजे पे पहुंची। उसको कुछ पता नहीं कि मेरे बेटे की, अभी भी उस बेचारी को ये पता नहीं कि ये जो एफआईआर है वो भी ठीक नहीं दर्ज हुई। उसके बावजूद वो अभी भी उनका सब्र का पैमाना देखें, ये याद रखे कि जिस गरीब और जो यानी कि एक आम आदमी की जो आह होती है ना, वो आसमान को चीरती हुई जाती है चीफ जस्टिस साहब। और खुदा के बाद जो सबसे बड़ा होता है जमीन के ऊपर, जिस जो ऊपर आवाम को थोड़ा सा ये होता है कि इस आदमी से मुझे इंसाफ मिलेगा, वो सबसे बड़ा जो अहम ओहदा होता है वो चीफ जस्टिस का होता है। तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस खातून को इंसाफ दिलाना, इस खातून को इंसाफ फराहम करना। और इस केस के अंदर इस केस को एक यानी कि एक इबरत वाला केस बना दिया जाए, एक इसको मतलब कि एक ऐसा केस बनाया जाए, टेस्टिंग केस बनाया जाए, एक जो एक आपकी यानी कि पता चले कि इस केस के अंदर इंसाफ हुआ है, दुनिया देखे, ऐसा इंसाफ होना चाहिए। तो आज अरशद शरीफ शहीद की जो वालदा है वो खुद व्हील चेयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपना मौक़िफ़ पेश किया। अपने मौक़िफ़ में उन्होंने अदालत को बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान से अरशद को निकाला गया, वो रिपोर्ट में लिखा है। दुबई से जैसे ही अरशद को निकाला गया वो भी रिपोर्ट में है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। वो खातून आज भी, उसका सिर्फ एक ही पैमाना है कि कानून के मुताबिक मुझे इंसाफ चाहिए। वो खातून कोई ऐसी बात नहीं कर रही जो गैर आईनी हो चीफ जस्टिस साहब। वो अम्मा जी आज भी बुजुर्ग खातून सिर्फ इंसाफ मांग रही है कानून के मुताबिक। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराना होगा, जिस पर शहीद की वालदा ने कहा तहकीकाती टीम को पहले बयान में जमा रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ। और चीज जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अरशद शरीफ की वालदा दो शोहदा की माँ हैं, इनका मौक़िफ़ सब्र और तहम्मुल से सुना जाए। इन्होंने कई लोगों के नाम दिए हैं, हुकूमत तमाम जामियों से तफ्तीश करे। उन्होंने जो 5 नाम बताए हैं वो बहुत बड़े नाम उन्होंने बताए हैं। और वालदा ने अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि मुझे अरशद शरीफ ने खुद ये कहा था कि अम्मा जी अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। तो लिहाजा अदालत के अंदर अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने वो नाम बताए चीफ जस्टिस को। अदालत ने कहा तहकीकात के लिए दीगर ममालिक की एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा से भी जो राब्ता कायम करने की हदायत की, और नई जेआईटी तश्कील देने का भी हुक्म दिया, और ये कहा कि कल तक उसके ऊपर जो पेश रफ्त है उसकी रिपोर्ट जमा करवाई जाए। आज अरशद शरीफ को जो धमकियां दी गई और उनको, और वो किस किस से राब्ते में थे, ये भी एक मजीद इंकशाफात सामने आए। जो रिपोर्ट अभी तहकीकाती टीम जो जेआईटी तश्कील दी गई थी उसने 552 सफ़ात पे मुश्तमिल ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें अरशद शरीफ शहीद के कीनिया में जो उन्होंने रिहाइश इख्तियार की थी, राब्तों सीडीआर की तफसीलात समेत अरशद शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ अफराद के बयानात भी उस रिपोर्ट के अंदर शामिल हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अरशद शरीफ का बाकायदा कत्ल किया गया। इसका किसको नहीं पता कि उसका बाकायदा एक प्लान मर्डर किया गया। यह गलत शनाख्त का मामला नहीं है। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की।
کیوں نہیں کی؟ ہمارے جو وزرائے اعظم ہیں وہ کیا بھنگ پی کے سو رہے ہیں؟ اگر ان کا ہاتھ نہیں ہے عرش شریف کے یہاں جو مقدمات ہوئے یا ملک سے جانے میں، تو کینیا سے کیوں نہیں ان کے اوپر زور دباؤ ڈال رہے؟ کیوں خاموش ہیں؟ ایک پاکستانی کا، کوئی عام آدمی نہیں تھا وہ بیچارہ، اس دھرتی کا بیٹا تھا، جس کے بھائی اس دھرتی پہ شہید ہوئے، والد شہید ہوا، اس بیٹے کو ابھی تک انصاف، اس کے لیے حکومت اتنی بے بس ہے کہ ایک کینیا جیسے ملک سے اس کی تحقیقات نہیں کروا رہی۔ اب یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ میں کہا گیا نا، اور وہ جے آئی ٹی آپ نے تشکیل دی نا، وہ جے آئی ٹی کیا کہہ رہی ہے اسی کے مطابق ہی عمل کر لو، اسی کے مطابق ہی دیکھ لو۔ وہ جے آئی ٹی خود بول رہی ہے، وہ سب کو خود بے نقاب کر رہی ہے، یہی جے آئی ٹی، یہ جے آئی ٹی میرے خیال میں کافی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کیس میں کئی غیر ملکی کرداروں کا کردار بھی اس کے اندر بڑا اہمیت کامل ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ کے اندر بھی بتایا تھا، اس کیس کے اندر مجھے جمال خشوگی جو کہ صحافی تھا، اس کو جس انداز سے قتل کیا گیا تھا ایک تیسرے ملک کے اندر، اور اس کے اندر ایک تیسرا ملک انوالو ہو گیا تھا، اس نے کیا تھا، لیکن بدنامی چونکہ وہ کسی اور کی ہوئی، تو یہاں بھی مجھے یہی لگتا ہے جو کہ یہ رپورٹ میں بھی کہا گیا۔ عرش شریف کے کینیا میں میزبان خرم وقار کا کردار اہم اور مزید تحقیق طلب ہے، لیکن دونوں افراد مطلوبہ معلومات دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ یہ لوگ کیوں معلومات نہیں دے رہے؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ یہ تو ان کی کسٹڈی میں ہے نا، کیوں نہیں دے رہے؟ اس کے پیچھے کیا پس منظر کیا ہے کہ یہ کیوں معلومات شیئر نہیں کر رہے؟ اگر یہ بے گناہ ہے تو یہ کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ان کو کینیا پولیس دباؤ ڈال رہی ہے یا کوئی اور ڈال رہا ہے ادھر پاکستان کی طرف سے؟ یہ بتانا چاہیے نا جے آئی ٹی کو، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آگے کہا گیا کہ ارشد شریف کے اوپر ایک اور جو اہم اور یعنی کہ مزید جو بڑا انکشاف ہے میری نظر میں، 1 درجن کے قریب اہم کردار ارشد شریف سے مستقل رابطے میں تھے، 12 سے زائد یعنی لوگ ارشد شریف سے رابطے میں تھے۔ یہ کردار پاکستان، دبئی، کینیا کے لوگ ہیں، یعنی ان 3 ممالک سے یہ لوگ رابطے میں تھے۔ یہ کون لوگ تھے جو ارشد شریف سے مستقل رابطے میں تھے؟ کیا وہ ارشد شریف کو کوئی انسٹرکشن دے رہے تھے؟ کیا وہ ہدایات دے رہے تھے؟ ارشد شریف کو کیا ان لوگوں نے کہا کہ دبئی سے نکل کے کینیا میں جاؤ، یا ان لوگوں نے مطلب پاکستان سے ارشد کو دبئی بھیجا؟ یہ کون لوگ تھے؟ ان کی ڈیٹیل نہیں معلوم دی گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہنا تھا کہ پاکستان مشن دبئی کے افسران کے بیانات بھی لیے گئے ہیں۔ خاندان اور دوستوں کے مطابق ارشد شریف کو قتل کی دھمکیاں دی گئی۔ تو بھائی یہی تو سوال ہے، کس نے دی؟ پاکستان کے اندر اس کے اوپر مقدمات کیوں ہوئے؟ اس کو پاکستان چھوڑ کے دبئی کیوں جانا پڑا؟ دبئی میں اس کے لیے زمین کیوں تنگ کر دی گئی؟ کیونکہ کاشف عباسی نام نے پروگرام کے اندر اس کا پراپر ثبوت چلایا ہے کہ اس کا بھی ویزا مطلب ابھی مکمل ہی نہیں ہوا تھا، ختم ہی نہیں ہوا تھا، ابھی اس کے اندر مزید دن تھے، لیکن اس کے باوجود اس کو دبئی سے ڈیپورٹ کروایا گیا۔ کیوں؟ یہ کس نے کروایا؟ ارشد شریف کو کس نے دھمکیاں دی؟ کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ بڑا آسان ہے ثبوت، بھائی پتہ چل جائے گا نا یہ لوگ کون تھے جو اس کے رابطے میں تھے، ان کی معلومات نکال لی جائے، کال ڈیٹا نکال لیا جائے کہ وہ کون لوگ تھے، وہ جو اس کے ساتھ 12 لوگ رابطے میں تھے، کیا وہ اس کو کس قسم کی ان سے باتیں ہو رہی تھیں؟ کیا وہ لوگ اس کو ارشد شریف کو کیا باتیں بتا رہے تھے؟ یا ارشد شریف کو پاکستان سے کس نے نکالا؟ اگر یہی تو سوال ہے نا اصل، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ثبوت ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ کوئی آسمانی کا یعنی کہ کوئی ٹاور کے ذریعے رابطے ہو رہے تھے؟ وہ موبائل فون ہی ہے نا، ہر چیز کی ڈیٹیل مل جاتی ہے نا، ہماری ایجنسیوں سے ریکویسٹ کی جائے وہ دے دیں گے ڈیٹیل۔ رپورٹ میں مطابق ارشد شریف پر پاکستان میں 16 مقدمات درج کیے گئے، لیکن تحقیقاتی کمیٹی کو صرف 9 مقدمات کی کاپیاں فراہم کی گئی۔ کمیٹی نے اسلام آباد، بلوچستان، سندھ کے آئی جی کو بھی خطوط لکھے، جس میں ایف آئی آر کے مدعیان کو پیش کرنے کے لیے یعنی کہ یہ خط لکھے گئے۔ صرف 3 مدعیان کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ ارشد شریف پر رواں سال 19 مئی کو ایک ہی دن میں 3 مقدمات درج ہوئے، 20 مئی کو مزید 6 مقدمات درج ہوئے۔
रिपोर्ट में ये खदशा दायर किया गया कि एफआईआर अंदरान में कानूनी तरीकों को पूरा नहीं किया गया। ये किसको नहीं पता भाई, एक भी मुकदमे के अंदर एक से ज्यादा एफआईआर हो ही नहीं सकती, वो गैर कानूनी होती है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती। लेकिन ये फिर भी यानी दर्ज हुई, किसने करवाई? फैसल वाडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को शवाहिद दिए, ना ही बयान जमा कराया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा लोगों से किए गए इंटरव्यूज पर मुश्तमिल है। फैसल वाडा जो बड़ी बढ़ के मार रहे थे ये हो जाएगा उसका ये, तो अब जब ये तहकीकाती रिपोर्ट उन्होंने यानी जीआईटी ने बुलाया तो वहां तो ये ठोस वहां मालूमात क्यों नहीं दे रहे? बस दे देना अगर आपके पास है, मुराद सही जो बातें कर रहा है वो दे देना, मालूमात फराम करें ना। अगर किसी के पास कोई इंस्ट्रक्शन या कोई चीजें हैं मालूमात तो वो फराम की जाए ना। तहकीकाती टीम का मजीद कहना था कि वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। वकार का ताल्लुक कीनिया की इंटेलिजेंस समेत कई आलमी एजेंसीज से है। अहम पॉइंट, वकार का ताल्लुक कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी और आलमी एजेंसी से है, जबकि गाड़ी चलाने वाले खुरम के बयानात तजाद से भरपूर हैं। ये आम सवाल है कि आलमी एजेंसी से वकार का ताल्लुक है, ये आम पॉइंट है। तो यहाँ से जो मैं बार बार कह रहा हूँ जमाल खशोगी वाला ताल्लुक, तो उसकी कहीं ना कहीं यहाँ से भी ताल्लुक क्रिएट हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। अरशद शरीफ को दुबई से भी निकलने पर मजबूर किया गया और 4 जीएसओ पुलिस अफसरान समेत जीएसयू ट्रेनिंग कैंप को इस्तेमाल किया गया। यानी पाकिस्तान से निकलने में किन लोगों ने किरदार अदा किया? 4 जीएसओ पुलिस अफसरान समेत जीएसयू ट्रेनिंग कैंप को इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि कीनिया पुलिस का गलती से कत्ल का मौक़िफ़ तजादात से भरपूर है, झूठ है। किसको पता नहीं है कि कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी फायरिंग हुई, कभी बच्चा हुआ, कभी गलती हो गई, कभी मालूमात, कभी कुछ। मतलब उनका तो शुरू से ही यानी कि किसको नहीं पता कि ये पुलिस झूठ बोल रही है, शुरू से वो तो तदाद है उनके बयानात में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तासुर को तकवीत मिलती है कि कत्ल से पहले तशद्दुद किया गया। ताहम रिपोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा के अंदराज की सिफारिश की गई। आगे जो अरशद शरीफ के हवाले से जो मजीद पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो तहकीकात के लिए आज अदालत की जानिब से स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है और ये जो कमेटी है, टीम है, ये वफाकी पुलिस ने स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इस जो इन्वेस्टिगेशन टीम की जो सरबराही है डीआईजी हेड क्वार्टर करेंगे जो इस्लामाबाद के हैं। टीम में डीपीओ सदर, एसएचओ थाना रमना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शामिल होंगे, जबकि टीम में आईजी की तरफ से कोई भी नामजद ऑफिसर शामिल होगा। यानी आपकी मर्जी की जीआईटी बनेगी। क्या इस जेआईटी को, अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या ये जेआईटी अरशद शरीफ की फैमिली को कबूल होगी, उसकी वालदा को कबूल होगी? तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस को उसकी वालदा यानी फैमिली के मुताबिक चलना होगा। जिस अंदाज का वो जेआईटी या तश्कील दिलवाना चाहते हैं, जिस अंदाज का वो इंसाफ चाहते हैं, तो उनके मुताबिक चला जाए ना, ताकि हकाइक कौम के सामने आए। जेआईटी आर्मी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल करके आईजी इस्लामाबाद को जमा करवाएगी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त पर जीआईटी तश्कील दी गई क्योंकि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा एफआईए में इंसदाद दहशतगर्दी विंग में दर्ज करने की सिफारिश, जिसमें यह कहा गया कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद के ठोस शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान और कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तादाद से भरपूर है। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में बताया गया कि कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ का नाखून डीएनए के लिए लिया गया, लेकिन कीनिया हुकाम ने नहीं बताया कि कितने नाखून बतौर सैंपल लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अरशद शरीफ पर तशद्दुद के खदशात को तकवीत मिलती है। पाकिस्तानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया अरशद शरीफ के बाएं हाथ की उंगलियों के 4 नाखून नहीं थे। यानी कि जो ये
कामरान शहद ने आपने प्रोग्राम के अंदर काशिफ वो अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जो रिपोर्ट्स चलाई थी, क्या उनके अंदर भी फिर तजाद है? क्या वो रिपोर्ट्स सच है, या जो कि इस्लामाबाद फिल्म के डॉक्टर ने ये इनकार किया था कि वो हमने डीएनए के लिए वो नाखून लिए हैं? तो अभी ये भी एक सवाल यहाँ पे क्रिएट हो गया कि आया कि वो डीएनए के लिए लिए गए या पहले ही वो मतलब के नाखून उतरे हुए थे, जिसको वैसे तो कीनिया ने मतलब डिनाई किया था। सुप्रीम कोर्ट की अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से भी मदद लेने का कहा गया है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई, उसके अंदर जो फायरिंग करने वाले 3 मुल्ज़मान थे कीनिया के अंदर, उन्होंने जो पाकिस्तान की जानिब से तहकीकाती टीम है उनको कोई उनसे मुलाकात हुई है, पाकिस्तानी जो JIT टीम जो कीनिया गई, लेकिन उन्होंने मतलब कि कोई प्रॉपर बात नहीं बताई, तजाद था उनकी बातों में। अटॉर्नी जनरल ने बताया अदालत के अंदर आज कि कीनिया में मुतल्लिका वजीर सेक्रेटरी काबीना से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। कीनिया में हाई कमीशन मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते में और अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिससे जैदुल एहसन ने जिस पर इस्तफसार किया कि मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फायरिंग करने वाले कीनिया पुलिस के एहलकार हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़ाहिर का कहना था फायरिंग करने वालों ने पाकिस्तानी टीम को क्या बताया रिपोर्ट में नहीं लिखा। वो क्या बताएं, क्योंकि उन बेचारों को तो हायर किया गया, उनको तो ऊपर से ऑर्डर मिला कि आपने बस कत्ल करना है ना। ये किसको नहीं पता, ये तो उनके बयानात से लग रहा है ना कि वो प्लान मर्डर के तहत अरशद शरीफ को शहीद किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नमाज दिए रात 1 बजे अदालत को रिपोर्ट फराहम की गई। बेईमाना कत्ल के असर शवाहिद कीनिया में है, कीनिया के हुकाम के साथ मामला उठाना होगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को काबिल सताइश है काम, यानी कमेटी से अदालत भी कोई ज्यादा मुतमिन नहीं है। और क्या कह रही है, वजीर आजम को एक मुखातिब किया गया है कि जाग जा, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, आपके पाकिस्तानी शहरी को कत्ल किया गया, जाग जा। कब जागेगा? अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि JIT तश्कील दे दी है, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर ने कहा फायरिंग करने वाले एहलकारों के नाम तक रिपोर्ट में नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि मुकदमे में किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया गया, फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा जायजा लेना होगा, गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा हो सकता है या नहीं, इंक्वायरी रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। भाई यहाँ दिन दिहाड़े रेमंड डेविस कत्ल करके मुल्क से फरार हो गया, कोई इशू नहीं, यानी एक मुल्क का आपका शहरी शहीद हो गया और अभी आप सोच रहे हो कि उस मुल्क के शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? एक मुल्क का शहरी कत्ल हो गया और आप कह रहे हो कि ये देखना होगा। आप खाक किस्म के वकील लॉयर हो, अटॉर्नी जनरल बने हो, क्या आपको कानून का ही नहीं पता? आपका शहरी शहीद हो गया, अभी भी आपको कानून और फॉरेन पॉलिसी की पड़ी है। पता चलता यहाँ मुकदमा दर्ज करते धड़ल्ले से और उनके लोगों को बुलाते, उनको पता चलता ये कौम जिंदा है, इसलिए तो लोग आपकी कदर नहीं करते। जैसे मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, इंतहाई संजीदा मामला है, तंबीह कर रहा हूँ हुकूमत भी संजीदगी से ले, अदालत सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं बैठी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि काबीना ने ISI, IB, FIA अफसरान शामिल करने की मंजूरी दी है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था जनरल रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुल्जमान के आम शख्सियात से राब्ते, हुकूमत का काम है कि ऐसे अफसरान लगाए जो आज़ादाना तहकीकात कर सकें। ये आज का जो पूरा एक मतलब कि, बल्कि चीफ जस्टिस ने आज एक और पॉइंट हाईलाइट किया कि वालदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं, हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जायदारियों से तफ्तीश करे, फौजदारी मुकदमा इसलिए अदालत ने कमीशन कायम नहीं किया। कनाडा में पाकिस्तानी खातून, जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि कनाडा में पाकिस्तानी खातून के कत्ल पर इकदाम करते तो शायद ये वाकया न होता। इनका बेटा तो जा चुका है, अब दूसरों के बच्चे बचाने हैं। वाकये के बाद शोर करने के बजाय पहले कुछ नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस साहब, आप आज इस पैनल का हिस्सा तो हैं। उस शहीद ने आपको खत लिखा था, क्या आपने उस खत को उस पर संजीदा लिया होता तो आज ये आपको तहकीकात ना करनी पड़ती, आज आप ये रोना ना रो रहे होते। आज ये कौम को इतनी आप, यानी कि क्या कौम को ये नहीं पता कि उस वक्त उसने आपको खत नहीं लिखा था?
अगर आपने उस वक्त नोटिस ले लिया होता तो आज ये वो लखते जिगर आज अपनी माँ बहन बेटियों से जुदा न होता, अपनी मासूम बेटियों से, और घर का वाहिद कफील आज यूं यानी कि कौम का बेटा शहीद ना होता, आज वो जिंदा होता और हमारे दरमियान मौजूद होता। अगर आपने बर वक्त कार्रवाई, तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए सोचने का मकाम है कि क्या आप लोगों को इंसाफ फराम कर रहे हो या आप सीधा कुर्सी पे बैठे हो। ये याद रखना कि अगले जान आपको ये जवाब देना होगा जिस मनसा पे आप बैठे हो। ये कोई आम मनसा नहीं, इंसाफ जो आपने बाय तराजू लगाई हुई है ना जिस अंदाज की, उसी के मुताबिक इंसाफ भी करो, और जो आयतें आपने वहां लिखी हुई हैं उसके मुताबिक इंसाफ भी करो। तब पता चलेगा, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। तब जब कानून की हुक्मरानी होगी तो यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। तब ये दुनिया की सुपर पावर बनेगा। और ये आपके बेसिक राइट्स हैं, आप ये इंसाफ काम करना, कानून की बालादस्ती, क्योंकि आप उस ओहदे पे बैठे हो कि आप सबको अपने ताबे ला सकते हो। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली बस वो आए बाएं शाएं वाले स्टाइल में चलते हैं। एफआईआर मुखसर है क्योंकि तफ्तीश न हुई, कोई चश्मे दीद गवाह है बताया गया। तफ्तीश के लिए स्पेशल जेआईटी बनाई जा रही है। कल तक जेआईटी के तमाम नामों से आगाह किया जाए और तफ्तीश सीनियर और आज़ाद अफसरान से कराई जाए। जेआईटी मामला फेम और दूसरे मुल्क से शवाहिद लाने के माहिर हो। तफ्तीश और तहकीकात के लिए दीगर ममालिक एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता किया जाए। वजारत खारजा शवाहिद जमा करने में जेआईटी की मुकम्मल मुआवनत करे। जैसे जो अरशद शरीफ शहीद की जो पोस्टमार्टम ये मतलब केस है, इसको कल अब 12:30 बजे तक समान मुलतवी कर दी गई है। अब कल देखो इसके ऊपर मजीद क्या पेशरफ्त होती है। ये आज की एक अहम समात थी और अहम जो पॉइंट थे वो आप तक पहुंचाए। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।